हेलो एवरीवन, आज हम देखने वाले हैं कार्डिक आउटपुट एंड वेनस रिटर्न के बारे में। इंपॉर्टेंट टॉपिक है, 10 नंबर में पूछ लिया जाता है। और इससे पिछली वाली वीडियो में, वीडियो नंबर 3 में हमने क्या देखा था, हार्ट साउंड के बारे में देखा था। जो हमारे पास 4 प्रकार के हार्ट साउंड, उनके अप्लाइड एस्पेक्ट, उनके फीचर, कौन सब कुछ देख लिया गया था। अब हम इसमें देखने वाले हैं कार्डिक आउटपुट। अगर आपने पहले वाली वीडियो मेरी नहीं देखी तो उनको देखिए, तभी आपको ये लेक्चर समझ में आएगा। क्योंकि जो भी हमारी फिजियोलॉजी होती है वो सीक्वेंस वाइज चलती है। ऐसे नहीं आप कोई भी वीडियो देख लो, आपको डायरेक्ट समझ में आ जाएगी। लेकिन आपने फिर भी नहीं देखी तो मैं पूरी कोशिश करूंगा आपको कह रहे ये समझ में आ जाए। पहला कार्डिक आउटपुट की डेफिनेशन देखते हैं। कार्डिक आउटपुट का मतलब क्या होता है। कार्डिक आउटपुट का मतलब ये होता है कि कितना अमाउंट ऑफ ब्लड कह रहा है कि आपके हर एक वेंट्रिकल के द्वारा पंप किया जा रहा है। कहाँ पर पंप किया जा रहा है, आपकी बॉडी में। जैसे एरोटा में पंप करना, पल्मोनरी आर्टरी में पंप करना। देखो, जब हमने लेक्चर मतलब इस चैप्टर की शुरुआत करी थी तो हमने जो पहला लेक्चर था वो वही इसके बारे में था कि जब भी कह रहा है ब्लड कह रहा है कि वेंट्रिकल्स में आता है तो वेंट्रिकल के द्वारा पंप कर दिया जाता है। लेफ्ट वेंट्रिकल में आएगा तो एरोटा में पंप कर दिया जाता है, और राइट वेंट्रिकल में आएगा तो पल्मोनरी आर्टरी में पंप कर दिया जाता है। अब इसमें से जो वेंट्रिकल में ब्लड आया भाई, राइट एट्रियम से जो वेंट्रिकल में ब्लड आया, ठीक है, और वो पंप हो गया, ठीक है। वो कितना ब्लड कह रहा है कि एक वेंट्रिकल पंप करता है, उसी को हम क्या बोलते हैं, कार्डिक आउटपुट। तो कार्डिक आउटपुट समझ में आ गया। इट रिफर टू लेफ्ट वेंट्रिकल इज आउटपुट थ्रू एरोटा। देखो, इसमें हम क्या रेफर करते हैं, जनरली हम लेफ्ट आर्टरियम को मानते हैं, लेफ्ट वेंट्रिकल को मानते हैं। हम कार्डिक आउटपुट में क्या मानते हैं कि लेफ्ट वेंट्रिकल्स में जो आया हुआ ब्लड है वो कितना ब्लड वगैरह पंप करा जाता है, उसको हम क्या बोलते हैं, कार्डिक आउटपुट बोलते हैं। अब हम राइट वेंट्रिकल को क्यों नहीं मानते, देखो मानते तो दोनों को है, बस हम जनरली इसलिए ले लेते हैं क्योंकि लेफ्ट वेंट्रिकल से ही तो क्या होता है, हमारे जितने भी टिश्यू है, ऑर्गन, उन सब तक ब्लड पहुंचाया जाता है। इसलिए हम कह देते हैं कि इट रिफर टू लेफ्ट वेंट्रिकल आउटपुट थ्रू एरोटा, ठीक है। फिर डेफिनेशन है, नॉर्मल वैल्यू देख लेते हैं कुछ। देखो, पहला हम देखते हैं स्ट्रोक वॉल्यूम। स्ट्रोक वॉल्यूम में क्या है, स्ट्रोक वॉल्यूम में ये है कि कितना अमाउंट ऑफ ब्लड पंप्ड आउट बाय ईच वेंट्रिकल ड्यूरिंग ईच बीट। कहने का मतलब यह है कि जब आपका जो हार्ट है वो एक बार कह रहा है बीट करता है, तो उस बीट करने के दौरान जो आपके वेंट्रिकल है वो कितना ब्लड पंप आउट कर रही है। देखो, जो ये आपके वेंट्रिकल है, तो ये वेंट्रिकल एक बार बीट करने पर कह रहा है कितना ब्लड पंप करते हैं। देखो, जनरली वेंट्रिकल में कितना ब्लड आता है, 120 ml। तो याद रखना कितना ब्लड आता है, 120 ml। अब ये जब कह रहा है कि हमारा जो वेंट्रिकल है वो सिस्टोल होते हैं, मतलब जब वेंट्रिकल कॉन्ट्रैक्ट करते हैं तो वो सारे ब्लड को एक बार बाहर नहीं निकाल देते, मतलब सारे ब्लड को बाहर नहीं निकाल देते। यानी कि एट्रियम से जब वेंट्रिकल में ब्लड आया, भाई एट्रियम से जब वेंट्रिकल में ब्लड आया तो वो सारा ब्लड कह रहा है कि वेंट्रिकल एक बार में कॉन्ट्रैक्शन दौरान नहीं निकाल देते। कुछ ही ब्लड कह रहा है कि वो कॉन्ट्रैक्शन में निकाल देते हैं, सिस्टोल में निकालते हैं, और कुछ ब्लड उसके अंदर रह जाता है। तो यही बोल रहा है स्ट्रोक वॉल्यूम क्या है कि वेंट्रिकल कह रहा है कितना अमाउंट ऑफ ब्लड कह रहा है एक बार के सिस्टोल में या एक बार के कॉन्ट्रैक्शन में बाहर निकाल देते हैं, उसी को हम बोलते हैं स्ट्रोक वॉल्यूम, जो कि कितना है, नॉर्मली 17 ml, ठीक है। कितना है, 17 ml स्ट्रोक वॉल्यूम की वैल्यू हो गई। फिर आता है एंड डायस्टोलिक वॉल्यूम और एक एंड सिस्टोलिक वॉल्यूम। देखो, एंड डायस्टोलिक वॉल्यूम का मतलब होता है, डायस्टोलिक मतलब क्या, रिलैक्स। देखो, डायस्टोलिक मतलब रिलैक्स, मतलब जब आपके वेंट्रिकल रिलैक्स है तो एट्रियम से जो वेंट्रिकल में ब्लड कह रहा है, जो ब्लड फिल हुआ वो कितना हुआ, 120 ml, ठीक है। वही है, कह रहा है ड्यूरिंग डायस्टोल, मतलब कह रहा है जब रिलैक्स कर रहा है, जब आपके वेंट्रिकल कह रहा है फिल हो रही हो, ठीक है। नॉर्मली जो इनका वैल्यूम है हर वेंट्रिकल को कितना होता है, 120 ml। देखो, आपको नहीं दिख रहा होगा, शायद अब दिख रहा हो। देखो, पहले फिर से समझो, स्ट्रोक वॉल्यूम क्या है, कुछ नहीं है, जो एट्रियम से वेंट्रिकल में ब्लड आया और वेंट्रिकल ने कह रहा है कितने ब्लड को पंप आउट कर दिया, ठीक है, आपके बॉडी में, ठीक है। तो उसी को हम क्या बोलते हैं, स्ट्रोक वॉल्यूम, जो कितना पंप करता है, 17 ml। फिर से मैं बता रहा हूँ कि जो आपके वेंट्रिकल है वो सारे ब्लड को पंप आउट नहीं करते, वो केवल 17 ml ही कह रहा है पंप करते एक बार में, इसी को हम बोलते हैं स्ट्रोक वॉल्यूम। स्ट्रोक वॉल्यूम कुछ और नहीं है। अभी इस स्ट्रोक वॉल्यूम के अंदर दो चीज़ आ रही है। देखो, आपके वेंट्रिकल के अंदर जब एट्रियम से वेंट्रिकल में ब्लड आ रहा था तो टोटल कितना ब्लड आया, 120 ml। टोटल कितना ब्लड आया, 120 ml। और इसी 120 ml ब्लड को हमने क्या बोल दिया, एंड डायस्टोलिक वॉल्यूम। यानी कि जब आपके वेंट्रिकल रिलैक्स कर रहे थे तो उस स्टेज में जितना भी ब्लड आया उसको बोल दिया एंड डायस्टोलिक वॉल्यूम। फिर हो जाता है एंड सिस्टोलिक वॉल्यूम, मतलब एंड में जब कह रहा है कि आपके वेंट्रिकल ने कॉन्ट्रैक्ट किया, तो उसमें कह रहा है कि वेंट्रिकल में कितना ब्लड रह गया है, तो वो रहेगा 15 ml। भाई जब 17 ml बाहर हो गया तो 15 ml ही तो बचा। मान लो, जैसे मैं एक ये ऐसे समझाता हूँ आपको, जैसे मान लो आपका एक वेंट्रिकल है, ये इस वेंट्रिकल में कितना ब्लड है, 120 ml है, 120 ml है। मैंने इस कह रहा है कि इसको पोर्ट को ऐसे दबा दिया, ये मटके को ऐसे बीच दिया, तो इसमें से कह रहा है कि मान लो 17 ml ब्लड बाहर निकल गया, तो इसको क्या बोल दिया, इसको बोल दिया स्ट्रोक वॉल्यूम, ठीक है। और अब इसमें पोर्ट में कह रहा है कितना ब्लड बच गया,
पोर्ट में भाई 17 बाहर निकल गया तो कितना बच गया, 15 बच गया। तो इसको हम क्या बोल देंगे, इसको बोल देंगे एंड सिस्टोलिक वॉल्यूम। अब ये टोटल जो ब्लड था वेंट्रिकल के अंदर, इसको हम क्या बोले थे, एंड डायस्टोलिक वॉल्यूम। सिंपल है, मतलब जब वेंट्रिकल रिलैक्स कर रहे थे, कहने का तात्पर्य यह है जब एट्रियम से कह रहा है ब्लड, एट्रियम से कह रहा है वेंट्रिकल में ब्लड आ रहा था तो वो होगा एंड डायस्टोलिक वॉल्यूम। और जब कॉन्ट्रैक्ट कर गया उसके बाद जो वॉल्यूम बचा ब्लड का वो था एंड सिस्टोलिक वॉल्यूम। जो बाहर निकला वो है हमारे पास स्ट्रोक वॉल्यूम इज 17 ml। अब हम बात करते हैं माइन्यूट वॉल्यूम की। माइन्यूट वॉल्यूम का कहने का मतलब है माइन्यूट नहीं, मिनट वॉल्यूम, मतलब 1 मिनट में कह रहे, 1 मिनट में कह रहा है कि आपका जो हार्ट है वो कितना ब्लड को पंप आउट कर देता है, उसको बोल रहे हैं माइन्यूट वॉल्यूम। देखो आप मतलब से इसके नाम को समझने की कोशिश, माइन्यूट वॉल्यूम यानी अमाउंट ऑफ ब्लड पंप्ड आउट ईच वेंट्रिकल इन 1 मिनट। 1 मिनट में आपका वेंट्रिकल कितने ब्लड को पंप कर देता है। जैसे 1 मिनट में आपका जो हार्ट है वो 72 बार धड़कता है तो 72 × 60 मल्टीप्लाई कर लेना, ठीक है। फिर आता है इजेक्शन फ्रैक्शन। अब इजेक्शन फ्रैक्शन का मतलब क्या है, इजेक्शन फ्रैक्शन का मतलब ये है, देखो कुछ भी नहीं है, एक फ्रैक्शन है किसका, स्ट्रोक वॉल्यूम का और एंड डायस्टोलिक वॉल्यूम का, इज नाउ इजेक्शन पीरियड। मतलब एक परसेंटेज में है। जैसे आपने बोल दिया ना कि भाई यही वाली बात थी कि 17 ml तो बाहर हो गया, भाई 17 ml बाहर हो गया, भाई 120 ml में से 17 ml बाहर हो गया तो कितने परसेंटेज वो ब्लड बाहर निकला, बस उसी को बोले इजेक्शन पीरियड, इजेक्शन फ्रैक्शन। यानी इजेक्शन फ्रैक्शन का आप बोल सकते हो जब वेंट्रिकल ने कह रहा है कॉन्ट्रैक्ट किया, सिस्टोल किया, तो कह रहा है जो ब्लड आउट, मतलब जो उस वेंट्रिकल से जितना ब्लड निकल गया और उसके बाद उसमें जो ब्लड बचा उसका कह रहा है कितना फ्रैक्शन है। यही है स्ट्रोक वॉल्यूम, जो कह रहा है कि इस वेंट्रिकल में ब्लड निकला, और एंड डायस्टोलिक मतलब जो टोटल ब्लड था कितना निकला 17, टोटल कितना था 120, और मल्टीप्लाई बाई 100 तो कितना परसेंट आ जाएगा 60%। तो हम कह सकते हैं वेंट्रिकल में केवल कॉन्ट्रैक्शन के दौरान, सिस्टोल के दौरान केवल 60% ही ब्लड कह रहा है कि वेंट्रिकल से बाहर आता है और बाकी का 40% वेंट्रिकल के अंदर ही होता है। इतना क्लियर हुआ, ठीक है। हम बात करते हैं कार्डिक रिजर्व की। देखो रिजर्व का मतलब है कोई चीज़ बचा के रखना, भाई कार्डिक रिजर्व का मतलब कोई चीज़ बचा के रखना। कार्डिक रिजर्व का मतलब ये है कि आपका जो ब्लड है, देखो सॉरी आपका जो कह रहा है वेंट्रिकल है वो कह रहा है मैक्सिमम कह रहा है कि कितना पंप आउट कर सकते हैं, ठीक है, उसी को हम बोलते हैं। देखो नॉर्मली कितना कर रहे थे, 60% कर रहे थे। नॉर्मली कितना है, नॉर्मली आपके वेंट्रिकल है, भाई वेंट्रिकल में जितना भी ब्लड आ रहा है उसका केवल वेंट्रिकल 60% ही कह रहे हैं पंप आउट कर सकते हैं, ठीक, वो तो हो गया आपका नॉर्मल। लेकिन कह रहा है कार्डिक रिजर्व में क्या होता है, कुछ ऐसी कंडीशन में क्या जो आपका हार्ट है ना, जो आपका हार्ट है वो कह रहा है 60 से भी बहुत ज़्यादा कह रहा है कि आपके ब्लड को पंप आउट कर सकता है। जैसे देखो कार्डिक रिजर्व इज मैक्सिमम अमाउंट ऑफ ब्लड कैन बी पंप्ड आउट बाय हार्ट अबव नॉर्मल वैल्यू। हार्ट की नॉर्मल वैल्यू कितनी 60% ही कर रहा था, कुछ कंडीशन में क्या 60% से भी ज़्यादा कह रहा है कि हमारे वेंट्रिकल ब्लड को पंप कर देते हैं। कौन सी कंडीशन है, पहले होता है यंग अडल्ट में। यंग अडल्ट में कितना बताया है, जो कार्डिक रिजर्व हो 300 से 400। भाई जब आपको जो एडल्ट होते हैं वो क्या उनमें होता क्या है, देखो एडल्ट में क्या होता है, जनरली जो नॉर्मल जो रेट होते हैं वो सब चीज़ फास्ट होती है, उनका जो मतलब खाने की प्रोसेस से लेके चलने की प्रोसेस से लेके सब कुछ ज़्यादा होते हैं। तो एडल्ट में 300 से 400%, देखो इतना होता नहीं है, इसी बता रहा है कि इतनी कैपेसिटी तक भी कर सकता है। ओल्ड एज में केवल 200 से 250 से कर सकता है, जबकि एथलीट है उनमें 500 से 600 कर सकता है। अब एथलीट में इतना ज़्यादा क्यों करता है भाई, उनका काम ही क्या है, उनका काम है कि बहुत ज़्यादा एनर्जी प्रोड्यूस कराना चाहिए। वो भागते हैं तो उनको भागने के लिए बहुत ज़्यादा एनर्जी चाहिए। वो एनर्जी कहाँ से आएगी, उस ऑक्सीजन से आएगी, और ऑक्सीजन कहाँ के अंदर, ब्लड के अंदर। तो उस ब्लड को कह रहा है कि बहुत जल्दी से जल्दी टिश्यू के पास पहुँचना है, बार बार टिश्यू और सेल्स के पास पहुंचना है, तो हार्ट को कह रहा है जल्दी से जल्दी पंप आउट कराना पड़ेगा। यानी कि आपका वेंट्रिकल 500 से 600% जो इसमें ब्लड आ रहा है इतने गुना तक कह रहा है कि पंप आउट कर सकता है, ठीक है। तो किसके अंदर, एथलीट के अंदर। आई होप गाइस आपको ये चीज़ें समझ में आ रही होगी। मैं फिर से बता रहा हूँ, इस पेज को कार्डिक आउटपुट का मतलब कुछ नहीं है, जो ब्लड आपके वेंट्रिकल में आया, दोनों वेंट्रिकल में आया, जो पंप्ड हुआ, मतलब वेंट्रिकल आने के बाद उस वेंट्रिकल से स्टॉल करेंगे। अब कितना ब्लड कह रहा है, हर एक वेंट्रिकल कितना अमाउंट ऑफ ब्लड वो कह रहा है कि उसमें से निकाल रहे हैं, ठीक है। कहने का मतलब यही है, कह रहा है कितना अमाउंट ऑफ ब्लड कह रहा है पंप कर रहे हैं आपका वेंट्रिकल, उसको बोलते हैं कार्डिक आउटपुट। और इसमें कह रहा है वेंट्रिकल में हम कह रहे हैं लेफ्ट वेंट्रिकल लेते हैं, क्योंकि यही कह रहा है कि आपके टिश्यू और सेल्स तक ऑक्सीजन यानी ब्लड को पहुंचाने का काम करता है। आपको डेफिनेशन नॉर्मल वैल्यू जो कि इंपॉर्टेंट है, हर एक एग्जाम में कहीं ना कहीं पूछ ली जाती है। अब हम बात करते हैं वेरिएशन इन कार्डिक आउटपुट। देखो वेरिएशन इन कार्डिक आउटपुट मैंने बता दिया कि आपके वेंट्रिकल कह रहा है कितना ब्लड को पंप आउट कर रहे हैं, उसको हम बोलते हैं कार्डिक आउटपुट। अब उसमें वेरिएशन आ सकते हैं, यानी कभी आपका जो हार्ट वो कम ब्लड को पंप कर सकते हैं, यानी कभी आपके जो वेंट्रिकल है वो कम ब्लड को पंप करेंगे, कभी ज़्यादा को करेंगे। अब इसमें दो कंडीशन है, पहला होता है फिजियोलॉजिकल, दूसरा होता है पैथोलॉजिकल वेरिएशन। फिजियोलॉजिकल मतलब नॉर्मल कंडीशन में, और पैथोलॉजिकल मतलब डिजीज कंडीशन में।
अब देखो फिजियोलॉजिकल वेरिएशन में क्या होता है, पहला एज, क्या जो आपका कार्डिक आउटपुट है वो डिपेंड करता है एज पे। एज पे कैसे डिपेंड कर रहा है, यदि कोई बच्चा है तो उसका जो कार्डिक आउटपुट होगा वो कम होगा। कहने का मतलब है जो उसके वेंट्रिकल है वो कम ब्लड को पंप करेंगे। क्यों? क्योंकि इनमें जो अमाउंट ऑफ ब्लड है वही कम है, अमाउंट भाई ब्लड ही कम है तो खैर पंप भी तो कम ही होगा। लेकिन यंग में कार्डिक आउटपुट ज़्यादा होता है उसमें, क्योंकि वो होता है क्योंकि इसमें 5 से 6 लीटर ब्लड होता है, यानी जो ब्लड वॉल्यूम बहुत ज़्यादा होता है। फिर हम बात करते हैं सेक्स की, यानी फीमेल और मेल की बात करते हैं। मेल में कह रहा है कि जो कार्डिक आउटपुट है वो ज़्यादा होता है। क्यों होता है? क्योंकि मेल में 5 से 6 लीटर ब्लड होता है, जबकि फीमेल में करीब कार्डिक आउटपुट कम होता है, क्योंकि इनमें जो ब्लड होता है वो 4 से 4.5 के अंदर होता है, यानी कि जो ब्लड का वॉल्यूम वो कम है, इसलिए कार्डिक आउटपुट भी कम आता है। अब बॉडी बिल्डर का कार्डिक आउटपुट ज़्यादा होता है, क्योंकि ये वर्क ज़्यादा करते हैं तो एनर्जी की ज़्यादा जरूरत है। एनर्जी की ज़्यादा जरूरत है तो आपका जो हार्ट है वो बहुत जल्दी पंप करेगा ब्लड को, जो कार्डिक आउटपुट है वो ज़्यादा होता है। फिर आता है डाययूरिनल वेरिएशन। देखो डाययूरिनल का मतलब होता है दो टाइम की बात कर रहा है, दिन मतलब 2 बार की, यानी कि मॉर्निंग की बात कर रहा है, डे की बात कर रहा है। मॉर्निंग में जो आपका कार्डिक आउटपुट है वो कम होता है। क्यों कम होता है भाई? सुबह से उठे हो आप, कोई एनर्जी नहीं, कोई काम ही नहीं करे तो आपकी बॉडी को एनर्जी नहीं चाहिए, इतनी एनर्जी नहीं चाहिए तो आपका ब्लड भी इतने तेज पंप नहीं होगा। अब जैसे ही कोई दिन में आप काम करते हो, भागते हो या फिर कोई भी वर्क कर रहे हो तो आपकी जो बॉडी कार्डिक आउटपुट ज़्यादा होता है, क्योंकि उस टाइम पे आपको एनर्जी चाहिए होती है। फिर हम बात करते हैं इमोशनल कंडीशन की। अब इमोशनल कंडीशन में देखो 2 चीज़ आती है। एक तो होता है एंजाइटी। एंजाइटी में क्या होता है, आप मतलब बहुत ज़्यादा एंजाइटी हो रहा हो तो भी आपका दिल बहुत तेज़ी से धड़कने लग जाता है। या फिर होता है एक्साइटमेंट। मान लो कभी पहले आपको प्यार हुआ होगा, आपने कह रहा है कि अपनी मनपसंदीदा औरत को देखा होगा, तो उसको देख के जो आपका दिल है वो बहुत तेज़ी से धड़कने लगता है। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि वहाँ से एक हार्मोन रिलीज होता है जिसको हम बोलते हैं कैटाकोलेमाइन। कैटाकोलेमाइन क्या करता है, हमारी हार्ट रेट को तेज कर देता है, ठीक है, जिसकी वजह से जो हमारा हार्ट है वो बहुत तेज से कॉन्ट्रैक्ट होता है। जब बहुत तेज से कॉन्ट्रैक्ट होगा तो यानी जो कार्डिक आउटपुट है वो भी बढ़ जाएगा। फिर हम बात करते हैं पैथोलॉजिकल वेरिएशन की। अब पैथोलॉजिकल वेरिएशन में 2 चीज़ आती है। पहला हमारा कह रहा है जो कार्डिक आउटपुट है इसमें बढ़ जाता है, दूसरा कह रहा है कार्डिक आउटपुट कम हो जाता है। देखो कम किस में होगा? हार्ट डिजीज वाली में। जितने भी कह रहा है कि हार्ट डिजीज, जो हार्ट की बहुत सारे डिजीज है और आगे हम पढ़ेंगे ही, हमने पहले भी ये पढ़ी थी, ठीक है। हीमोरॉइड हो गया, एक्यूट हो गया, ठीक है, मतलब हार्ट में जो हार्ट फेलियर हो गया, तो इनमें क्या होता है जो कार्डिक आउटपुट कम हो जाता है। भैया जब हार्ट ही आपका फेल हो जाएगा हार्ट वाली डिजीज में तो कार्डिक आउटपुट तो कम हो जाएगा, क्योंकि हार्ट ही तो कह रहा है कि उस ब्लड को पंप करा रहा था। जब ये हार्ट में दिक्कत है तो पंप कहाँ से होगा ब्लड? फिर हम बात करते हैं इंक्रीज इन कार्डिक आउटपुट। जो आपका कार्डिक आउटपुट है वो इंक्रीज होता है 3 कंडीशन में। पहला फीवर, या तो आपको बुखार हो जाए, दूसरा एनीमिया, तीसरा होता है हाइपरथायरॉयडिज्म। अब इसमें बताया फीवर में क्या रहा, जो आपकी ऑक्सीडेटिव प्रोसेस है वो ज़्यादा हो जाती है, इंक्रीज हो जाती है। अब इंक्रीज हो गई भाई, जब आपकी ऑक्सीडेटिव प्रोसेस ज़्यादा हो गई तो आपको क्या चाहिए? ब्लड ज़्यादा चाहिए, क्योंकि आपको एनर्जी भी ज़्यादा चाहिए। तो ऑक्सीडेशन प्रोसेस के इंक्रीज होने की वजह से जो आपका कार्डिक आउटपुट है फीवर में वो ज़्यादा हो जाता है। एनीमिया में भी कह रहा है कि आपकी जो कार्डिक आउटपुट है वो ज़्यादा हो जाता है। देखो एनीमिया में हुआ क्या, जो आपकी रेड ब्लड सेल्स है ना, जो आरबीसी है, इनकी क्या हो गई, कह रहा है कि ऑक्सीजन जो कैरिंग कैपेसिटी है वो कम हो गई। भाई आरबीसी की ऑक्सीजन कैरिंग कैपेसिटी कम हो गई तो उसी को हम क्या बोलते हैं? हाइपोक्सिया बोलते हैं। अब ऐसी कंडीशन में क्या होता है, जो आपके टिश्यूअर सेल्स है उन तक एनर्जी नहीं पहुंचती है तो आपकी बॉडी क्या करेगी? आपके हार्ट रेट को बहुत तेजी से दौड़ेगी, यानी जो आपके कार्डिक आउटपुट है उसको बढ़ा देगी, ताकि जो सेल्स है और टिश्यू है उनको एनर्जी मिल सके और उनकी डेथ ना हो सके। फिर होता है हाइपरथायरॉयडिज्म में क्या होता है, जो आपकी बेसल मेटाबॉलिक रेट है वो बहुत ज़्यादा हो जाती है। जब आपकी मेटाबॉलिक रेट ज़्यादा हो जाएगी तो फिर भी वही बात है, एनर्जी की ज़्यादा जरूरत होगी, तो उसके लिए कह रहा है आपका कार्डिक आउटपुट भी ज़्यादा हो जाएगा। देखो इसमें कह रहा है कि मैं ये नहीं कहता ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, पर लेकिन ठीक है समझने के लिए। देखो इंपॉर्टेंट क्या था आपका, ये वाला इंपॉर्टेंट था, ये तो आपको अच्छे से समझ लेना है, ये इंपॉर्टेंट है। और एक और इंपॉर्टेंट आता है इसमें ये वाला, फैक्टर अफेक्टिंग कार्डिक आउटपुट। देखो फैक्टर अफेक्टिव मतलब कौन कौन से ऐसे फैक्टर है जो कार्डिक आउटपुट को मेंटेन करते हैं, ठीक है भाई। कार्डिक आउटपुट फिर बता रहा हूँ, जो आपके वेंट्रिकल कह रहा है कि ब्लड को पंप कर रहे हैं, वही कह रहा है कार्डिक आउटपुट है। अब उसको मेंटेन करने का कार्य कौन कौन करते हैं? हमारे 4 फैक्टर। पहला होता है वेनस रिटर्न का मतलब ये होता है कि भाई जैसे आपने लेफ्ट एंट्रियम में क्या हुआ, ऑक्सीजनेटेड ब्लड को आपकी बॉडी में पहुंचाया, तो फिर कह रहा है कि वो सारा घूम के कहाँ पर आएगा? राइट आर्टरियम में तो आएगा डीऑक्सीजनेटेड ब्लड। अब जितना ज़्यादा कह रहा है कि वेनस रिटर्न आएगा, भाई जितना ज़्यादा वेनस रिटर्न आएगा उतना ही तो ज़्यादा कह रहा है कि आपके जितना ज़्यादा वेनस रिटर्न आएगा तो उतना ही तो ज़्यादा कार्डिक आउटपुट होगा। देखो फिर से मैं समझा रहा हूँ, समझो। देखो
ये यहाँ पर क्या है, राइट आर्टरी में ब्लड आ रहा है, क्या है सुपीरियर वेना केवा से और इन्फीरियर वेना केवा से, दोनों में क्या हुआ राइट आर्टरी में ब्लड आ रहा है। अब जितना ज्यादा ये वेनस है, अब इसमें क्या डीऑक्सीजनेटेड ब्लड है यानी वेनस ब्लड है, अभी जितना ज्यादा इसमें वेनस ब्लड आएगा उतना ही ज्यादा राइट वेंट्रिकल में जाएगा, और जितना ज्यादा वेंट्रिकल में वगैरह ब्लड होगा तो उतना ही ज्यादा इसका सिस्टोल होगा, इतना ज्यादा इसका कॉन्ट्रैक्शन होगा। गाइस मैं अपनी वीडियो में कॉन्ट्रैक्शन बोलता हूँ, कॉन्ट्रैक्शन है वो, तो आप समझने की कोशिश करना, यानी कि उतना ही ज़्यादा राइट वेंट्रिकल में ब्लड आएगा तो उतना ही उसका ज़्यादा कॉन्ट्रैक्शन होगा, और कॉन्ट्रैक्शन होगा तो उतना ही ज़्यादा आपको क्या होगा कार्डिक आउटपुट होगा। तो यही है वेनस रिटर्न में, वेनस रिटर्न में कुछ भी नहीं है। फिर आएगा फोर्स ऑफ कॉन्ट्रैक्शन, तीसरा है हार्ट रेट, चौथा पेरिफेरल रेजिस्टेंस। देखो इन तीनों में से चारों में से कह रहे हैं वेनस रिटर्न इंपॉर्टेंट है, सीधा केवल वेनस रिटर्न के बारे में पूछ लिया जाता है कि वेनस रिटर्न के बारे में लिखो, 5 नंबर में आराम से क्वेश्चन आ सकता है। तो देखो वेनस रिटर्न को समझना बहुत जरूरी है। इसमें पहला होता है देखो कार्डिक आउटपुट डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है किसके, वेनस रिटर्न के, ये तो मैंने बता दिया है। जितना ज़्यादा कह रहा है कि वेनस रिटर्न आएगा, भाई वेनस रिटर्न जितना ज़्यादा आएगा वेंट्रिकल में आएगा, और जितना ज़्यादा ब्लड कह रहा है वेंट्रिकल के अंदर होगा तो उतना ही ज़्यादा तो कॉन्ट्रैक्शन होगा, उतना ही तो ज़्यादा कह रहा है कॉन्ट्रैक्शन होगा, यानी कि इतना ही ज़्यादा कार्डिक आउटपुट होगा। बस कह रहा है कि वेनस रिटर्न इज अमाउंट ऑफ ब्लड विच इज रिटर्न टू हार्ट फ्रॉम डिफरेंट पार्ट ऑफ द बॉडी। यही बोल रहा है कि वेनस रिटर्न क्या है, कितना अमाउंट ऑफ ब्लड रिटर्न आ रहा है हार्ट के पास, ठीक है, फ्रॉम द डिफरेंट पार्ट ऑफ द बॉडी, यानी सुपीरियर वेना केवा, इन्फीरियर वेना केवा से, कोरोनरी साइनस से, उनसे कह रहे कितना अमाउंट ऑफ ब्लड कह रहा है वापस से हार्ट में आ रहा है, उसी को हम बोलते हैं वेनस रिटर्न। और यही वेनस रिटर्न कह रहा है कि जितना ज़्यादा होगा उतनी जल्दी हमारे वेंट्रिकल फिलिंग हो गए, और जितने ज़्यादा वेंट्रिकल फिलिंग होंगे उतना ही ज़्यादा कह रहा है हमारे कार्डिक आउटपुट भी इंक्रीज्ड हो जाएगा। आई होप आपको समझ में आया होगा। ठीक, एक और यहाँ पर इंपॉर्टेंट मैंने नोट लगाया है, जनरली बच्चों को ये भी नहीं पता होता है, 10th क्लास में 9th क्लास में बता दिया जाता है। देखो आर्टरी में कोई भी कह रहा है वल्व प्रेजेंट नहीं होती, जनरली जो आपकी वेन होती है उनमें वल्व प्रेजेंट होती है, और वल्व क्या करती है, बैक फ्लो को बचाती है। देखो जैसे आप मान लो एक कॉन्सेप्ट है, जैसे आप कोई खड़े हो तो आपका जो कह रहा है ब्लड है वो कह रहा है पैर से लेकर ऊपर तक आपके हार्ट के पास फिर से आ रहा है, वो क्यों आ रहा है, भाई ग्रेविटी तो उसे नीचे खींचना चाह रही है, लेकिन ब्लड कह रहा है कि नीचे से लेके यानी आपके लेग से लेके आपके हार्ट तक आ रहा है, क्यों आ रहा है, अब उन वल्व की वजह से ही आ रहा है, ठीक है, वो अपोजिट काम करती है ग्रेविटी का, ये वल्व की वजह से जो आपका ब्लड है वो वापस से कह रहा है हार्ट तक आ रहा है, ठीक है। फिर हम बात करते हैं कौन कौन 4 फैक्टर होते हैं जो वेनस रिटर्न है वो डिपेंड करता है 4 फैक्टर। पहला वेनस रिटर्न कुछ नहीं होता, वेनस रिटर्न वो होता है कह रहा कितना अमाउंट ऑफ ब्लड कह रहा है हार्ट के पास वापस आ रहा है अलग अलग बॉडी के ऑर्गन से, ठीक है। और वेनस रिटर्न डिपेंड करता है 4 फैक्टर पे। पहला होता है रिस्पायरेटरी पंप, दूसरा होता है मसल पंप, तीसरा होता है ग्रेविटी, चौथा होता है वेनस प्रेशर। अब हम देखते हैं पहले रिस्पायरेटरी पंप के बारे में। देखो रिस्पायरेटरी पंप क्या है, रिस्पायरेटरी पंप कह रहा है कि रिस्पायरेटरी एक्टिविटीज दैट हेल्प रिटर्न टू द ब्लड टू हार्ट ड्यूरिंग इंस्पिरेशन। मतलब जब आप इंस्पिरेशन करते हो तो वही बोल रहा है कि जब आप इंस्पिरेशन करते हो ये रिस्पिरेटरी एक्टिविटीज है, ये हेल्प करता है आपके ब्लड को हार्ट तक पहुंचने में। मतलब जब आप इंस्पिरेशन करते हो तो आपका जो ब्लड है ना वो वापस से हार्ट में पहुंचता है। तो रिस्पिरेटरी पंप का मतलब यही होता है कि आपकी बॉडी में रिस्पिरेटरी पंप लगा होता है, जब आप इंस्पिरेशन करते हो तो जो सारा ब्लड है वो आपके हार्ट तक पहुंच जाता है, ठीक है। और इसको हम क्या बोलते हैं, एडमिनोथोरेसिक पंप, और इसी को हम एडमिनोथोरेसिक पंप बोलते हैं। क्यों बोलते हैं, क्या है, अभी समझाऊंगा, घबराने की बात नहीं है, बस अभी आप ये रटो। रेस्पिरेटरी पंप का मतलब है रिस्पिरेटरी, मतलब जब आप इंस्पिरेशन कर रहे हो तो उस इंस्पिरेशन करने की वजह से जो भी ब्लड है वो हार्ट तक पहुंच रहा है। कैसे पहुंच रहा है अब समझाता हूं, देखो यहां से समझो। आपने क्या किया, इंस्पिरेशन किया, आपने क्या किया, इंस्पिरेशन का मतलब वही है कि आपने ऑक्सीजन को अंदर लिया और CO2 को बाहर निकाला। अब जैसे ही आपने इंस्पिरेशन करोगे, करके देखो सब लोग इंस्पिरेशन करो, ऑक्सीजन को अंदर लो, तो आपको फील होगा कह रहा है जो आपका थोरेसिक केज है उसका जो एक्सपेंशन हो रहा है, यानी उसका थोड़ा सा वॉल्यूम क्या बढ़ रहा है, देखो वॉल्यूम बढ़ रहा है नहीं बढ़ रहा। थोरेसिक जो कैविटी है, देखो यहाँ पर डायग्राम आपको मैं यहाँ पर शो कर दूंगा एक डायग्राम में, देखना थोरेसिक केज का कह रहा है वॉल्यूम बढ़ रहा है। और जब भी वॉल्यूम बढ़ता है तो प्रेशर क्या होता है, घट जाता है, क्योंकि वॉल्यूम कह रहा है इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है प्रेशर के, ठीक है। तो वॉल्यूम बढ़ा तो प्रेशर क्या हुआ, कम हुआ। अब प्रेशर कम हो गया, यानी कि जो थोरेसिक केज के वॉल्यूम के बढ़ने की वजह से जो थोरेसिक केज है वो किससे जुड़ी होती है, आपकी प्लूरा से जुड़ी होती है, प्लूरा मेम्ब्रेन, यानी जो लंग्स की प्लूरा होती है ना उससे जुड़ी हुई होती है। तो हुआ क्या, वो इसका वॉल्यूम बढ़ा, प्रेशर कम हो गया, तो निगेटिव प्रेशर हो जाएगा, इंट्राप्लूरल प्रेशर। भाई ये किससे जुड़ी होती है, आपके लंग्स से, लंग्स की कौन सी वॉल से, कौन सी लेयर से, प्लूरा से जुड़ी होती है। तो हुआ क्या, लंग्स में क्या होगा, कौन सा प्रेशर कम हो गया, यानी कि इसमें कैसा होगा, निगेटिव प्रेशर हो गया, यानी प्रेशर बहुत कम हो गया। अब प्रेशर कम होने की वजह से वॉल्यूम बढ़ जाएगा, तो इंक्रीज इन डायमीटर ऑफ इंफीरियर वेना केवा,
अब तो जो इन्फीरियर वेना कैवा उसका डायमीटर बढ़ जाएगा। तो याद मैं फिर से बता रहा हूँ, जब आप इंस्पिरेशन करोगे तो आपका थोरेसिक केज का एक्सपेंशन होगा, और इस थोरेसिक केज के एक्सपेंशन होने की वजह से जो आपका इंटरप्लूरल प्रेशर है वो नेगेटिव में हो जाएगा, और इसी नेगेटिव प्रेशर होने की वजह से जो इंक्रीज हो जाएगा डायमीटर ऑफ इन्फीरियर वेना कैवा। देखो मैं यहाँ पर आपको यहाँ पर एक पिक्चर शो कर दूंगा, उससे आपको फील हो जाएगी चीज़ किस तरह से हो रही है, ठीक है। क्योंकि जो इन्फीरियर वेना कैवा है वो आपके नीचे बॉडी से ऑर्गन से आ रही होती है। भाई ऐसे समझो, जैसे मान लो ये क्या है, हमारे पास इन्फीरियर वेना कैवा है, ठीक है, ये इन्फीरियर वेना कैवा है, और ये यहाँ पर क्या है, मान लो ये आपके, सॉरी मुझे डायग्राम थोड़ा इतना अच्छा नहीं है, ये हमारे पास क्या है, लंग्स है। देखो है तो ड्राइंग बहुत बेकार मेरी, पर देख लो आप। मान लो ये यहाँ पर लंग्स है, ठीक है, और ये यहाँ पर क्या इन्फीरियर वेना कैवा। हुआ क्या, इसका जो वॉल्यूम है, यानी कि इसका जो वॉल्यूम है वो क्या बढ़ गया, वॉल्यूम बढ़ गया तो वो क्या करेगी, इस इन्फीरियर वेना कैवा पे क्या करेगी, थोड़ा सा प्रेशर एग्जिट करेगी, जिसकी वजह से इसका जो डायमीटर है, जो इस इन्फीरियर वेना कैवा का जो डायमीटर है वो बढ़ जाएगा। इतना था, अब वो तो ये हो जाएगा इतना, इसका डायमीटर क्या बढ़ जाएगा। जब इसका डायमीटर बढ़ जाएगा तो इसमें जितना ब्लड आ रहा था ना पहले, अब इसका डबल आएगा, मतलब इससे ज़्यादा आएगा। अब इसमें जब ब्लड ज़्यादा आएगा, यानी ब्लड कौन सा, इन्फीरियर वेना कैवा डीऑक्सीजनेटेड ब्लड कैरी करती है, यानी इसमें कैसा वेनस ब्लड ज़्यादा आएगा। जब ये वेनस ब्लड ज़्यादा आएगा तो आपका कार्डिक आउटपुट भी ज़्यादा ही आएगा। आई होप आपको समझ में आया होगा। अब हम बात करते हैं यहाँ पे इंस्पिरेशन हो गई, फिर आते जैसे आप इंस्पिरेशन करते हो जो आपका डायफ्राम है। देखो अगर आपको ये समझ में नहीं आ रहा है ना, जब आप रेस्पिरेटरी वाला पढ़ोगे ना, ठीक है, जब मैं इसको ही अगर आप कहोगे तो मैं उसको भी पढ़ा दूंगा, ठीक है। तो उसमें क्या होता है, रेस्पिरेटरी वाले में ये सब चीज़ समझाया गया है कि किस तरह से ये इंटरप्लेनरी प्रेशर कम होता है, ये ज़्यादा होता है, पर मैंने यहाँ पर भी आपको पूरी बताने की कोशिश करी है। फिर हम बोलते हैं डिसेंट ऑफ डायफ्राम, मतलब जब आप इंस्पिरेशन करते हो तो आपका डायफ्राम नीचे की ओर जाता है। जब डायफ्राम आपका कह रहा है नीचे की ओर जाता है तो आपको जो एब्डोमिनल का प्रेशर है वो इंक्रीज हो जाता है। एब्डोमिनल का प्रेशर क्या हो जाता है, इंक्रीज हो जाता है। अब जैसे ही इंक्रीज हुआ तो आपकी जो एब्डोमिनल की वेन्स है वो क्या होगी, कंप्रेस होंगी, और इन कंप्रेस होने की वजह से प्रेशर लगेगा, यानी जो वेनस ब्लड है, यानी जो कह रहा है वेनस ब्लड आ रहा है तो उसमें प्रेशर लगेगा और हार्ट की तरफ ऊपर की ओर जाएगा। तो इससे भी क्या होगा, जो आपका वेनस ब्लड है वो इंक्रीज हो जाएगा। ठीक है, ये तो बात कर ली हमने इस रेस्पिरेटरी पंप के बारे में। ठीक, देखो इन तीनों को मैं भी बताऊंगा। पहले मैं वेनस रिटर्न को पूरा खत्म कर रहा हूँ, फिर दूसरा है इसमें मसल्स पंप, मसल्स पंप कह रहा है कि किस तरह से कह रहा है मेंटेन करता है आपके कार्डिक आउटपुट को। ये देखते हैं। पहला कि मस्कुलर एक्टिविटीज हेल्प इन रिटर्न ऑफ ब्लड ऑफ हार्ट टू मस्कुलर देखो, यानी मसल में एक्टिविटी होंगी जिनकी वजह से कुछ मसल्स आपके कंप्रेस होंगे, और मसल के कंप्रेस होने की वजह से जो आपका ब्लड है वो हार्ट की तरफ जाएगा। अब देखो कैसे हो रहा है चीज़। देखो ये मान लो कोई जो रेड से मैंने बनाई है, ये मैंने कोई वेन बनाई है। थोड़ा सा मैं थोड़ा पढ़ा कर दिखाता हूँ आपको। देखो अब आपको थोड़ा सही दिख रहा होगा, ठीक है, सही है, ठीक। तो ये यहाँ पर क्या है, ये आपकी वेन है। तो इस वेन में क्या आ रहा है, यहाँ पर एक वल्व लगी होती है, ये वल्व लगी होती है, नीचे से ब्लड आ रहा है तो ये वेन क्या ओपन हुई तो इसमें ब्लड अंदर गया। और ये क्या है, यहाँ पर ये एक मसल्स है। ये कैसी मसल्स है, रिलैक्स मसल्स है, ये रिलैक्स मसल्स है। और यहाँ पे जो वल्व है वो क्लोज है, और इसके अंदर क्या हुआ, वेनस ब्लड है। भाई वेनस ब्लड आ रहा है अंदर से, आया। अभी जैसे मसल कॉन्ट्रैक्ट करेंगी, ये रिलैक्स मसल अगर इन्होंने कॉन्ट्रैक्ट किया और इनके अंदर जो ये वेनस ब्लड आया, ये क्या कॉन्ट्रैक्ट होने की वजह से ये ब्लड जाएगा ऊपर। ये वेनस ब्लड कहाँ जाएगा, ऊपर जाएगा, और ये क्या हो जाएगी, अब ये फिर से बंद हो जाएगी। देखो पहले ये ओपन थी, यहाँ पर ये बंद हो गई, और ये बंद थी तो ये ओपन हो गई। अब ये बंद हो जाएगी तो यहाँ से ये ओपन हो जाएगी। याद रखना, अगर आपकी बॉडी की जो मसल्स है वो कॉन्ट्रैक्ट करेंगी तो उससे जो आपका वेनस ब्लड है वो कह रहा है कि आपके ऊपर की तरफ आएगा, और वेनस ब्लड कह रहा है फिर एब्डोमेन तक पहुंचेगा। फिर एब्डोमेन तक पहुंचने के बाद आपका इंस्पिरेटरी पंप के थ्रू वो हार्ट तक पहुंच जाएगा। आई होप आपको समझ में आया होगा। मैं फिर से बता रहा हूँ कि आपकी बॉडी में कुछ मसल्स की एक्टिविटीज होती है जो हेल्प करती है, ठीक है, ब्लड को रिटर्न नाले में हार्ट तक, मतलब हार्ट के पास कुछ भी करके हार्ट के पास फिर से ब्लड आना है। तो इसमें कौन इन्वॉल्व है, मसल की एक्टिविटी। कैसे है, मैंने बता दी कि जो आपकी वेन होती है उनके चारों तरफ कुछ मसल्स होती है। जब ये मसल्स कॉन्ट्रैक्ट करती है तो इनके अंदर जो वेनस ब्लड है वो ऊपर की तरफ पंप कर देता है, और जो यहाँ पर वल्व होती है वो फिर से क्लोज हो जाती है, ताकि कह रहा है ब्लड फिर से नीचे ना आए, और इस तरह से तक आपका जो ब्लड है वो हार्ट तक पहुँचा दिया जाता है। और जब हार्ट तक पहुँचा दिया जाता है, बस फिर हम बात करते हैं ग्रेविटी की। अब ग्रेविटी क्या है,
हम बात करते हैं ग्रेविटी की। तो ग्रेविटी तो वही है, जब भी कोई इंसान मतलब लंबे समय से खड़ा होता है तो उसके भाई लंबे समय से खड़ा हुआ होता है तो उसका जो ब्लड है वो लेग में आ जाता है, उसको हम क्या बोलते हैं, वेनस पुलिंग बोलते हैं। वेनस पुलिंग कह रहा है कितना अमाउंट ऑफ ब्लड कैरिड टू हाउ डिक्रीज हो जाता है। मतलब ग्रेविटी क्या करती है, जो वेनस तक कह रहा है ब्लड को पहुंच रहा था ना, मतलब आपके हार्ट तक जो ब्लड पहुंच रहा था उसको कम करने का काम कौन करता है, ग्रेविटी। भाई ग्रेविटी तो कह रहा है पोजिशन में काम करती है। बस इतना ध्यान रख लेना है कि ये ब्लड रिटर्न को कह रहा है कि हार्ट तक कम करती है, यानी जो ब्लड कह रहा है कि आपके हार्ट तक रिटर्न आ रहा था उसको कम करने का कौन काम करती है, ग्रेविटी करती है। देखो मैं इसमें एक और आपको पॉइंट बताना चाहता हूँ कि जब भी कोई लीवर होती है ना, वो बहुत लंबे समय तक खड़ी रहती है, तो उनकी जो वेन होती है ना वो बहुत मोटी मोटी होती है। कभी भी कह रहा है कि जो ऐसा पर्सन जो बहुत लंबे समय तक स्टैंड रहता हो, खड़ा रहता हो, तो उनकी आप वेन देखना, पैर की वेन देखना, उनकी जो पैर की वेन है ना वो बहुत मोटी हो जाती है। ऐसा क्यों होता है, ऐसा इसलिए होता है क्योंकि बहुत लंबे समय तक कह रहा खड़े रहते हैं, तो जिनकी वजह से जो कह रहा है प्रेशर है ना उनको बहुत ज़्यादा लगाना पड़ता है। उन वेन को भाई ब्लड तो हार्ट तक पहुंचा नहीं है, जब हार्ट तक ब्लड को पहुंचाना है तो प्रेशर भी ज़्यादा लगाना पड़ेगा। ठीक है, ठीक। फिर आता है वेनस प्रेशर। वेनस प्रेशर कुछ भी नहीं है भाई, जो आपकी वेन जो कह रहा है प्रेशर लगाती है, ठीक है, रिटर्न करने में। ऑल्सो अफेक्ट द वेनस रिटर्न, ये भी कह रहा है कि वेनस रिटर्न को अफेक्ट करता है। जैसे ग्रेविटी कह रहा है कि वेनस रिटर्न को अफेक्ट कर रही थी ना, कि वो हार्ट तक कह रहा है कि आप हार्ट तक कह रहा है कि ब्लड को कम कर रही थी, इसी तरह से वेनस प्रेशर, यानी मतलब वेन का जो खुद का एक प्रेशर होता है। ठीक है, देखो हर चीज़ का एक अपना अपना एक प्रेशर है, फ्रिक्शन की तरह लगता है। जैसे मान लो अब आप चल रहे हो, अब आप कहाँ चल रहे हो, जैसे आपने फिजिक्स में पढ़ा होगा कि जब भी आप चलते हो जो आपकी है ना, देखो वेनस प्रेशर क्या होता है, मतलब मैंने आपको बताया था, जैसे फिजिक्स में आपने पढ़ा होगा, जब भी आप चलते हो तो कह रहा है जब आप चलते हो तो आपके पैर पे भी एक फ्रिक्शन लगता है, यानी वो भी आपको अपोजिट चलाना चाहता है। यानी जैसे वेन होती है ना, इस वेन का भी कह रहा है कि प्रेशर होता है जो इसको कह रहा है कम करने की कोशिश कर रहा है, यानी इसके अंदर जो वेनस ब्लड होता है तो उसके अंदर भी एक प्रेशर लगा हुआ होता है। ठीक है, तो ये 4 फैक्टर हो गए जिनमें से कह रहे हैं रेस्पिरेटरी पंप वाला थोड़ा इंपॉर्टेंट है, आपको ध्यान रख लेना है। अब ये तो हो गया हमारे पास पहला फैक्टर हो गया, यानी कार्डिक आउटपुट को मेंटेन करने का पहला फैक्टर वेनस रिटर्न। ठीक है, वेनस रिटर्न वही है फिर कितना अमाउंट ऑफ ब्लड कह रहा है कि आपके हार्ट के पास वापस आ रहा है डिफरेंट बॉडी के ऑर्गन से। ठीक है, फोर्स ऑफ कॉन्ट्रैक्शन, देखो ये मतलब नहीं है आपको है बस समझना। देखो वेनस रिटर्न मतलब वेनस रिटर्न मतलब ऐसा ब्लड जो वेनस हो और वो आपके हार्ट के पास वापस आ रहा हो, इस तरह समझने की कोशिश करा करो। जब आपको एक कॉन्सेप्ट याद रहेंगे, समझ लोगे ना, तो आप इसमें कुछ भी लिख सकते हो। फिर दूसरा है कह रहा है कि फोर्स ऑफ कॉन्ट्रैक्शन कहने का मतलब ये है फोर्स ऑफ कॉन्ट्रैक्शन, कौन कॉन्ट्रैक्शन करेगा, आपका हार्ट। मतलब कह रहा है कि जितना ज़्यादा आपका हार्ट कॉन्ट्रैक्ट करेगा, जितना ज़्यादा आपका हार्ट कॉन्ट्रैक्शन करेगा ना, उतना ज़्यादा कार्डिक आउटपुट होगा। ठीक है, यानी कार्डिक आउटपुट डायरेक्टली प्रोपोर्शनल फोर्स ऑफ कॉन्ट्रैक्शन ऑफ हार्ट के। अब कितना कॉन्ट्रैक्शन करेगा वो डिपेंड करता है इनिशियल लेंथ ऑफ मसल फाइबर बिफोर कॉन्ट्रैक्शन। ठीक है, देखो इसका क्या मतलब है, अगर मेरे पास कोई कुछ है समझाने के लिए, देखो ये है मेरे पास जो भी है, देखो नीम की लकड़ी है, अब जज मत करना इसे। देखो ये क्या है, मतलब ये फोर्स ऑफ कॉन्ट्रैक्शन किस पर डिपेंड कर रहा है कि इनिशियल लेंथ ऑफ मसल फाइबर, मान लो ये एक इनिशियल लेंथ है किसी मसल फाइबर की। ठीक है, ठीक है, और जब ये अभी कॉन्ट्रैक्ट नहीं करी है, ये जितनी ज़्यादा लंबी होगी ना, उतना ही ज़्यादा कॉन्ट्रैक्शन होगा हार्ट का। ठीक है, जैसे मान लो इतनी सी होगी, अगर इतनी सी होगी, ये कॉन्ट्रैक्ट इतनी, मान लो ऐसे कॉन्ट्रैक्ट करती, इतनी कम कॉन्ट्रैक्ट करेगी तो कार्डिक आउटपुट कम होगा। अभी इतनी लंबी है, इतनी ज़्यादा कॉन्ट्रैक्ट करेगी तो कह रहा है फोर्स ऑफ कॉन्ट्रैक्शन भी ज़्यादा होगा, तो फोर्स ऑफ कॉन्ट्रैक्शन ज़्यादा होगा तो कार्डिक आउटपुट भी ज़्यादा होगा। हम बात करें हार्ट रेट की, हार्ट रेट कह रहा है कि डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है कार्डिक आउटपुट के। भाई जितना ज़्यादा आपका हार्ट रेट होगा उतना ज़्यादा कार्डिक आउटपुट होगा। देखो इन सबको समझने के लिए आपको एक कॉन्सेप्ट का पता होना चाहिए, जैसे कार्डिक आउटपुट क्या है, छोटी छोटी चीज़ अगर आपको पता है ना तो आप समझ जाओ, कोई दिक्कत नहीं है। फिर आता है पेरिफेरल रेजिस्टेंस। अब यही कह रहा है पेरिफेरल रेजिस्टेंस कम करता है कार्डिक आउटपुट को। देखो ये केवल एक यही होता है पेरिफेरल रेजिस्टेंस जो कार्डिक आउटपुट को कम करता है। कैसे करता है, जैसे मान लो ये एक ब्लड वेजल्स है, इसके अंदर से क्या हुआ, ब्लड फ्लो हो रहा है। अब यही वेसल क्या करेगी, एक इसमें एक प्रेशर लगाएगी यानी फ्रिक्शन लगाएगी, जो क्या करेगी कार्डिक आउटपुट को कम करने का काम करेगी। आई होप गाइज आपको समझ में आए होंगे और अच्छे से मैंने पूरी कोशिश की है ताकि आपको ये समझ में आ जाए। ठीक है, थैंक यू गाइज।